तो जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। और दोस्त आज के अपने इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट सेल को। तो दोस्त वैसे आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दी जाएंगे। तो दोस्त चलिए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर आता है वो दोस्त क्या है? सेल, है ना, सेल्स। तो सिंपली अगर मैं आपसे बात करूं कि सेल्स क्या होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि दीज आर स्मॉलेस्ट या फिर इनिशियल, मैं कह सकता हूं स्मॉलेस्ट या इनिशियल कंप्लीट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। कंप्लीट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। अब दोस्त इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हमारे प्लेनेट अर्थ पर लाइफ की शुरुआत जिस सबसे छोटे यूनिट के साथ हुई है ना, तो वो क्या कहलाती है? मेरी सेल। इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूँ कि हमारे प्लेनेट अर्थ पर जो एक सबसे छोटी लिविंग यूनिट अवेलेबल है उसे दोस्त हम क्या कह सकते हैं? सेल्स कह सकते हैं, है ना। तो ये तो इसकी किसकी बात हो गई? डेफिनेशन की बात हो गई। अब वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं इसकी टर्मिनोलॉजी की, तो सेल्स दोस्त बेसिकली क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है जिसका अगर मैं मतलब आपको बताऊं और सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में ही, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? ए लिटिल रूम। ए लिटिल रूम। दोस्त वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में सेल्स को क्या कहा जाता है? बेसिकली कोशिका। कोशिका, है ना। तो ये तो इसके इंग्लिश और हिंदी के वर्ड्स के मीनिंग की बात हुई, है ना। अब मैं वहीं पे अगर आपसे बात करूं दोस्त कि सेल जो वर्ड है इसके लिए एक और ज्यादा एक्यूरेट और साइंटिफिक वर्ड यूज किया जाता है, उसको दोस्त हम क्या कहते हैं? बेसिकली साइटो। साइटो। तो इसीलिए दोस्त जो सेल से रिलेटेड स्टडीज होती हैं जितनी भी मेडिकल साइंस के अंदर, उन्हें हमेशा क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, है ना। इसे आप याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। तो ये तो इसकी टर्मिनोलॉजी की बात हुई, है ना दोस्त। अब देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं अर्थ के ऊपर, है ना, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ सरफेस पर, उन सब के अंदर क्या है? डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। वो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। तो देखिए दोस्त, जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, उन सब ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स हैं क्या है? उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि उनको डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। ऐसे ही दोस्त क्या है? उन सभी सेल्स की क्या है? कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, या हम कह सकते हैं उन सबकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। तो अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे दी हुई है ना। तो चलिए दोस्त देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है? जितने भी सेल्स हैं वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। अब देखिए, इसमें दो वर्ड जो है हमारे पास, जिनको हम डिकोड करते हैं, वो क्या क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए, स्ट्रक्चरल वर्ड का क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक ह्यूमन इमेज है ना। मान लीजिए ये एक ह्यूमन है। ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ के ऊपर, है ना। तो उन सभी के एक बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे इस ह्यूमंस का एक कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ऐसे ही जितने भी ऑर्गेनिज्म अदर्स हैं, है ना, जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, उन सबके बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक सबसे छोटी लिविंग यूनिट इन्वॉल्व हुई है, उसे दोस्त हम क्या कहते हैं? सेल। सबसे छोटी लिविंग यूनिट। इसी को मैं दूसरे तरीके से आपको ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? ये एक घर है। तो घर क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग, है ना। इसको बनाने के लिए जो एक सबसे छोटी नॉन लिविंग यूनिट, सबसे छोटी नॉन लिविंग यूनिट की मुझे रिक्वायरमेंट हुई है, वो दोस्त क्या है? ब्रिक्स। ऐसे ही जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है? लिविंग है। तो उनको बनाने के लिए जो सबसे छोटी लिविंग यूनिट की जरूरत पड़ी है दोस्त मुझे, वो क्या है? मेरे सेल्स है। ये तो बात हुई स्ट्रक्चरल यूनिट की। अब मैं अगर वहीं पे आपसे बात करूं फंक्शनल यूनिट की, देखिए दोस्त, फंक्शनल क्या है? जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मेरे पास, है ना, वो क्या कर रहे हैं? वो हमेशा कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे रेस्पायरेशन, है, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रिएशन, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर काम कर रही है या फिर वर्क कर रही है, वो क्या है दोस्त? सेल। याद रखिएगा क्या बताया मैंने?
जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे छोटी यूनिट कंटिन्यूअस वर्क कर रही है वो क्या कहलाती है, मेरी सेल्स कहलाती है ना। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का क्या मतलब है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है दोस्त वो क्या है, दीज आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म असेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जितने भी सेल्स हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कैपेबल होते हैं, मतलब उन्हें अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी अदर सेल्स पे या किसी अदर कंपोनेंट पे डिपेंड रहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपना फंक्शन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद दोस्त क्या है, दीज आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। सेल जितने भी होते हैं दोस्त वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, मतलब हम उन्हें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अगर मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक वर्ड को थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो वो क्या होता है दोस्त, इनका साइज जो होता है सेल्स का वो क्या होता है 1 माइक्रोमीटर टू लगभग 1 मीटर, 1 मीटर कह सकते हैं, या फिर हम 90 सेंटीमीटर तक इनका साइज होता है। ये 90 सेंटीमीटर दोस्त याद रखिएगा किसका साइज है, नर्व सेल्स का। नर्व सेल्स जितने भी हैं हमारे पास उनका साइज लगभग 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होता है। वहीं ये 1 माइक्रोमीटर किसका साइज होता है दोस्त, जो हमारा सबसे छोटा सेल्स है अर्थ के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज लगभग दोस्त कितना होता है 1 माइक्रोमीटर। और याद रखिएगा 1 माइक्रोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻6 मीटर्स है ना। 1 माइक्रोमीटर के अंदर 10⁻⁻6 मीटर्स होते हैं, तो समझ लीजिए कितने छोटे होते हैं। तो इसीलिए इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके बाद दोस्त क्या कह रहे हैं हमसे, देखिए एवरी सेल हैज इट्स ओन लाइफ स्पेन। जितने भी सेल्स हैं उनकी क्या है, लाइफ स्पेन होती है फिक्स। ऐसा नहीं है कि एक सेल की अगर एग्जिस्टेंस हो गई तो वो हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारी बर्थ और डेथ के बीच में जितनी भी डिफरेंट साइकिल्स होती है ना, ऐसे ही क्या है सेल्स जितने हैं वो भी बर्थ और डेथ के बीच में जितनी साइकिल्स होती हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं सेल साइकिल्स कहते हैं, है ना। तो देखिए इसके बाद क्या कह रहे हैं, ओल्ड सेल्स गेट कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड बाय न्यूअर वंस। अब जितने भी बूढ़े सेल्स हो जाते हैं, ओल्ड सेल्स हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, जो ओल्ड सेल्स हैं उनकी प्रोजेनी जो है वो कंटिन्यू रहती है, वो मेंटेन हो जाती है। तो ये तो सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके बात होंगी। अब दोस्त बात करेंगे ये जो सेल चैप्टर है इसकी इसकी जो है क्या है, वो रियल लाइफ इम्पोर्टेंस है कुछ, या फिर हम जो है इसे बुक में दिया हुआ या एंट्रेंस में सवाल आते हैं केवल इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो अब वो जानेंगे दोस्त, उसको एक्सप्लेन करने के लिए दोस्त हमारे पास क्या है, ये जो पॉइंट है ये एक्सप्लेन करेंगे कि सेल जो चैप्टर है उसकी रियल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है ना दोस्त। चलिए तो समझते हैं इसे। देखिए दोस्त, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, हमारे टिश्यूज बनाते हैं, है ना। और बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेन्स। बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलके क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गेन सिस्टम्स। और ये बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम्स जब मिल जाते हैं तो दोस्त वो क्या बनाते हैं, वो किसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की इसके लिए फॉर्मेशन के लिए। तो अब देखिए दोस्त, जितने भी फंक्शंस ये ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है, मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि वो किसकी कंबाइंड एक्टिविटीज का रिजल्ट है, सेल्स की। ध्यान से देखिएगा दोस्त, है ना। जितने भी फंक्शंस ये ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है वो किसकी कंबाइंड एक्टिविटीज का रिजल्ट है दोस्त, सेल्स की। सेल्स की, वो सेल्स क्या है, बहुत सारे टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू ऑर्गेन 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 सिस्टम बना रहे हैं, और ऑर्गेन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म को बना रहा है। तो इस ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनिंग है, डिफरेंट फंक्शनिंग, वो किसकी कंबाइंड एक्टिविटीज का रिजल्ट है, सेल्स की। तो दोस्त देखिए, आज की जो मेडिकल साइंस है ना हमारी, मेडिकल साइंस हमारी कब यूज में आती है, कब हम उसे यूज में लाते हैं, इस्तेमाल में कब लाते हैं हम उसे, जब इन ऑर्गेनिज्म की जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग जब क्या हो जाए, डिसरप्ट हो जाए। जब इनकी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्टर्ब हो जाए या फिर हमें कोई और रिसर्च परफॉर्म करनी हो, तो हम मेडिकल साइंस को अपने व्यू पॉइंट में लाते हैं, है ना। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक ह्यूमन है, इसको क्या हुआ, मान लीजिए कि चेस्ट कैंसर हो गया, है ना, चेस्ट कैंसर हो गया। तो अब क्या हुआ, जब इसको दिखाने जाया जाएगा मेडिकल के अंदर, तो जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से इसके एक थोड़े से मांस के टुकड़े को क्या है लेंगे, है ना, और उसको कहाँ भेजेंगे, रिसर्च के लिए भेजेंगे। अब उसमें दोस्त देखिए, ध्यान से समझिएगा कि उसके अंदर जो ये रिसर्च करेंगे उस मांस के टुकड़े के ऊपर, उसमें दोस्त ये किसको ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहले किसको देखेंगे, किसको नोटिस करेंगे दोस्त, सेल्स को।
है ना। ये देखेंगे कि सेल्स जो है नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, जो अदर फॉरेन मटेरियल से इन्वेड ये हुए हैं वो क्या है, उनकी फॉर्मेशन क्या है, किस वजह से ये नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके ही अकॉर्डिंगली ये दोस्त किसके ऊपर रिसर्च करेंगे, टिश्यूज के, फिर ऑर्गेन्स के। तो दोस्त कंबाइंडली ये क्या है, ये रिजल्ट तक पहुंचेंगे कि ये जो सेल्स हैं ये परफॉर्म अपना फंक्शन नॉर्मल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो देखिए दोस्त, जितने भी बड़े से बड़ा फंक्शन था, जैसे क्या था, इसे चेस्ट कैंसर था मान लीजिए, है ना। तो चेस्ट कैंसर था तो इसकी कौन सी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई होगी, मान लीजिए ब्रीथिंग डिस्टर्ब हो गई होगी। तो ब्रीथिंग जो डिस्टर्ब हुई, जो ब्रीथिंग में गड़बड़ी आई, तो उसके लिए जो है सिस्टम के जो सेल्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ये दोस्त इन्होंने कहाँ से जाना, इन सेल्स की फंक्शनिंग को देख के, है ना। तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी कि सेल्स जो है वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, ये कैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कंबाइंड एक्टिविटीज को रिजल्ट आउट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक जो मैंने समझाया। अब दोस्त देखिए, मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे ये क्या है, डिफरेंट सेल्स हमारी बॉडी के दिए हुए हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स है ना। ऐसे ही डिफरेंट सेल्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे। ये जो ब्रेन सेल्स हैं हमारी बॉडी के, ब्रेन सेल्स, उनके पास क्या है दोस्त, रीजनरेशन की कैपेसिटी जो है वो क्या है, सबसे कम है। सबसे कम रीजनरेशन की कैपेसिटी किन सेल्स के पास है हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन सेल्स के पास। वहीं मैं अगर बात करूं सबसे ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी किन सेल्स के पास है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो दोस्त है लीवर सेल्स। लीवर सेल्स याद रखिएगा। रीजनरेशन मतलब दोस्त क्या होता है, ये तो आप समझ रहे हैं ना, अपने आप को रीजनरेट करना या फिर क्या करना, सही करना। जैसे किसी फॉरेन मटेरियल से अगर इन्वेड हुआ है कोई सेल्स, तो उसको क्या है, नॉर्मल फंक्शनिंग कितनी जल्दी वो अटेंड कर लेगा, उसी दोस्त क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं, है ना। तो ये तो मुझे लगता है दोस्त अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा जो भी इस स्लाइड्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो दोस्त चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि दोस्त क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल को। तो डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट दो नाम्स आते हैं दोस्त, वो क्या है, रॉबर्ट हुक और एक आता है एंटोन वॉन लेवेन्हॉक। अब देखिए दोस्त, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, फर्स्ट डेड सेल की। देखिए दोस्त, ही वाज स्टडीइंग ए थिन कॉर्क स्लाइस अंडर ए सिंपल माइक्रोस्कोप। वो पेड़ की झिल्ली जो होती है ना, उनके ऊपर स्टडी कर रहे थे दोस्त। देखिए उनका ये माइक्रोस्कोप जो दिखने में था वो कुछ इस तरीके का था। वो क्या है, पेड़ की जो झिल्ली होती है, आउटर लेयर जो होती है, उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो उनको जो स्ट्रक्चर अपेयर हुआ था वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, है ना, जैसा ये दिख रहा है। जो आउटर अपेयरेंस इसकी कुछ कैसी लग रही थी, हनीकॉम्ब जैसी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी स्ट्रक्चर लग रही थी। ये जो कंपार्टमेंट्स इन्हें दिख रहे थे दोस्त, ये कैसे लग रहे थे, इन्हें दूर से देखने में खाली लग रहे थे, एम्प्टी लग रहे थे। तो देखिए दोस्त, ही डिस्कवर्ड डेड सेल्स व्हिच रिसेंबल्स लाइक हनीकॉम्ब, है ना। और इन्होंने जितना भी वर्क अपना परफॉर्म किया था, उस सभी वर्क को इन्होंने एक बुक में पब्लिश किया था, जैसे दोस्त क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफिया। ये याद रखिए दोस्त, बहुत जरूरी है। उस बुक को क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफिया। इसके बाद दोस्त देखिए, जो दूसरा नाम आता है वो क्या है, एंटोन वैन लेवेन्हॉक। अब दोस्त देखिए, जो रॉबर्ट हुक है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये डेड सेल्स की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, डेड सेल की। वहीं अगर मैं आपसे लिविंग सेल की बात करूं, तो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी करने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे, एंटोन वॉन लेवेन्हॉक। इन्होंने डिस्कवरी दोस्त कब की थी, 1674 में। और रॉबर्ट हुक की जो ईयर है उसे आप याद रखिएगा, ये ईयर कौन सी थी, 1665। तो एंटोन वॉन लेवेन्हॉक की ये जो डिस्कवरी थी फर्स्ट लिविंग सेल्स की, ये किसके ऊपर स्टडी कर रहे थे दोस्त, बेसिकली ये पॉन्ड वाटर में स्टडी कर रहे थे, है ना, पॉन्ड वाटर के ऊपर। और इनका जो माइक्रोस्कोप था वो भी कुछ थोड़ा सा अपडेटेड था। जो इनका माइक्रोस्कोप था वो सिंपल था, सिंपल माइक्रोस्कोप, जबकि इनका माइक्रोस्कोप कैसा था, थोड़ा अपडेटेड, जिससे और ज्यादा छोटी चीज को जो है देखने के लिए सक्षम थे, है ना। इन्होंने देखिए दोस्त फिर जो है बाद में कई अदर सेल्स को भी डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया, जिसमें दोस्त क्या क्या है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स जो अपने ब्लड के अंदर है, रेड ब्लड सेल्स, ईस्ट सेल्स जो कि क्या है दोस्त, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं, इनका कोई शेप नहीं होता, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है, इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, नो फिक्स्ड शेप, है ना। तो इनको भी इन्होंने ऑब्जर्व किया था। इसके अलावा दोस्त ह्यूमन स्पर्म सेल्स को भी ऑब्जर्व किया और अदर बैक्टीरिया सेल्स को भी इन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो ठीक है दोस्त, डिस्कवरी ऑफ सेल्स में यही दो इंपॉर्टेंट नाम आते हैं हमारे पास। अब दोस्त आगे देखते हैं अपने पास, है ना, आगे क्या है,
ठीक है, आगे आते हैं अपने पास कंट्रीब्यूशन बाय अदर स्कॉलर्स। और कौन से स्कॉलर थे जिन्होंने सेल या उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेके अपना जो है वर्क परफॉर्म किया। तो इसमें दोस्त मेनली 4 नाम्स आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन, जेई पुरकेंजी, अर्स्ट हैकेल और दोस्त रुडोल्फ विर्किंग। तो देखिए दोस्त, रॉबर्ट ब्राउन जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसकी डिस्कवरी के लिए? इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इनसाइड प्लांट सेल। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है दोस्त? जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, एनिमल सेल, इसके अंदर एक स्मॉल स्फेरिकल डेंस बॉडी होती है जो क्या होती है, इस सेल्स की अदर एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। ये हम आगे भी जानेंगे इन डेप्थ में, है ना। तो दोस्त बेसिकली इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। तो ब्रेन ऑफ सेल, तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की इनसाइड प्लांट सेल। याद रखिएगा दोस्त, किसके अंदर इन्होंने डिस्कवरी की थी, प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। और ये डिस्कवरी की ईयर क्या थी, 1831। ये याद रख लीजिएगा, ये वाली पहली वाली इंपॉर्टेंट है, चाहे इसके बाद वाली ये जो है इन्हें आप मत रखिएगा, लेकिन फर्स्ट वाली आप ये याद रखिएगा। इसके बाद जो सेकंड नाम आता है दोस्त वो क्या है, जेई पुरकेंजी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्त, इन्होंने क्या है सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था फॉर द लिविंग मटेरियल इनसाइड सेल। अब दोस्त प्रोटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म देखिए साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, सिंपली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब दोस्त यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो स्ट्रक्चर है, फ्लूइड जो है, ये प्लस ये वाला जो है डेंस स्फेरिकल बॉडीज के अंदर जो फ्लूइड है, ये दोनों ही क्या है, ये लिविंग पार्ट है। तो इनसे मिलके जो बनने वाली एक चीज है वो भी दोस्त क्या होगी, अल्टीमेटली वो भी क्या होगी, लिविंग होगी, है ना। तो उसी टर्म को इन्होंने क्या दिया, नाम दिया एक प्रोटोप्लाज्म। उसको इन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म। तो जेई पुरकेंजी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, प्रोटोप्लाज्म टर्म को नेम करने के लिए। इसके बाद थर्ड नेम जो हमारे पास आता है वो क्या है, अर्स्ट हैकेल। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्होंने बेसिकली हेरिडिटरी कैरेक्टर की खोज की थी न्यूक्लियस के अंदर। अब ये हेरिडिटरी कैरेक्टर क्या होता है बेसिकली दोस्त, समझिए। जैसे मान लीजिए एक ह्यूमंस है, एक ह्यूमंस, अब ये अपने जब ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेगा, ऑफ स्प्रिंग को बर्थ देगा, तो उनकी अपीयरेंस भी जो हुई, आउटर अपीयरेंस, वो भी इसी के जैसी होगी, है ना। तो जैसे इसमें मान लीजिए एक ऑर्गन है टंग, जीभ जो है, तो मान लीजिए उसके अंदर कुछ सेल्स हैं। अब मान लीजिए वो क्या है, जब दूसरे नए सेल्स को जन्म देंगे, है ना, तो उन सेल्स के पास भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी दोस्त, कि वो जो है टेस्ट को जज कर पाएंगे। तो ये दोस्त किसकी वजह से हो पा रहा है, बेसिकली ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की वजह से हो पा रहा है। तो अर्स्ट हैकेल जो है इन्होंने ये क्या पता लगाया था कि ये जो हेरिडिटरी कैरेक्टर होता है ये सेल के किस ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है, तो वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है हेरिडिटरी कैरेक्टर पाया जाता है। तो ये किसने डिस्कवर किया था दोस्त, फर्स्टली अर्स्ट हैकेल ने। इसके बाद जो दोस्त चौथा नाम अपने पास आता है वो क्या है, रुडोल्फ विर्क्यू का। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, बेसिकली इन्होंने ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसको के बाद में सेल थ्योरी में भी इंक्लूड किया गया है ना। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको सिंपली बता दूं कि ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर क्या है, कि जितने भी हमारे पास अभी सेल्स प्रेजेंट हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हुई है। जितने भी सेल्स अभी प्रेजेंट हैं वो किससे बने हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं। तो इनके इस स्टेटमेंट को लेटरली सेल थ्योरी में भी इंक्लूड किया गया, जैसे हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, मुझे लगता है यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा प्रोटोप्लाज्म क्या है, और जो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था वो फर्स्टली प्लांट सेल के अंदर किया था, है ना। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और ओमिनिस सेलुलर ई सेलुलर।